नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। यह बिहार शिक्षक भर्ती के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर सीरीज विज्ञान का दूसरा क्लास है। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कक्षा 6 के विज्ञान को, जिसमें कि हम 7वें, 8वें और 9वें अध्याय को देखेंगे। तो यहाँ पर जो 7वां अध्याय है वह पौधों को जानिए और इससे कुल 6 प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर तो पहला जो प्रश्न है को पूछा गया है कि पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर है आपका कि बायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और मूलांकुर। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है आपका मूलांकुर, और इस प्रकार से सही ऑप्शन होता है आपका डी। अब इसके बारे में जानते हैं। तो बायदल, पंखुड़ी, पुंकेसर तथा स्त्री केसर जो होते हैं ये सारे के सारे पुष्प के भाग हैं। और परागकोश और तंतु जो तंतु पुंकेसर के भाग हैं, जबकि आपका वितरिका या वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड जो है वह स्त्री केसर के भाग हैं। बीज के जमने के समय जो भाग मूलज या मूलांकुर से निकलता है उसे मूलांकुर बीज कहते हैं। तो मूलांकुर किसका भाग है? तो यह है आपका बीज का, न कि पुष्प का। अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है पूछा है। तो पहला कह रहा है कि पत्तियों के सिराओं का प्रतिरूप सिरा विन्यास कहलाता है। यह जालिका रूपी अथवा समानांतर हो सकता है। यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि पत्तियां में पूर्ण वृत्त और फलक होते हैं। तो यह भी सही है, पत्ती में पूर्ण वृत्त और फलक पाए जाते हैं। तीसरा कह रहा है कि पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मड संश्लेषित करती हैं। तो यह भी आपका सही है। और चौथा कह रहा है कि पत्तियां वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प का कुछ हिस्सा भोजन बनाने की प्रक्रिया में ग्रहण करती हैं। तो ये आपका गलत होता है। तो ये आपका जो चौथा वाला ऑप्शन है वह सही नहीं है। तो अब यहाँ पे बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि पत्तियां वायुमंडल से जलवाष्प ग्रहण नहीं करती हैं, बल्कि वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो यहाँ पे ग्रहण नहीं करती हैं, यहाँ पे क्या करती हैं? वाष्पोत्सर्जन करती हैं। तो इस प्रकार से चौथा वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला क्वेश्चन है कि तने दो तरफा मार्ग का कार्य करते हैं। तनों के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो पहला कह रहा है कि तना जल एवं खनिज को पत्नी लनिकाओं के द्वारा पत्तियों तथा पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो जो कि बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा कह रहा है कि पत्तियों द्वारा बनाया भोजन तनों से ही होकर पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित होता है। तो ये भी आपका सही है। तो इस प्रकार से आपका तीसरा वाला स्टेटमेंट सही होता है कि 1 और 2 दोनों सही है। तो इस प्रकार सही ऑप्शन होता है आपका सी। अगला जो क्वेश्चन है कि जड़ों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आप, और इसमें भी कहा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि जड़ें मिट्टी से जल और खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है कि जालिका रूपी सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों के जड़ें रेशेदार होते हैं, जबकि समानांतर सिरा विन्यास वाले युक्त पत्तियों वाले के जो पौधे होते हैं वह मुसला होते हैं। तो यह आपका बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है। अब यह किस प्रकार से गलत है तो इसको देखते हैं। तो जो जालिका रूपी सिरा विन्यास वाले पौधे होते हैं उनकी जो जड़ होती हैं वह क्या होती हैं? आपकी मुसला होती हैं, न कि रेशेदार होती हैं। और जो समानांतर पत्तियां होती हैं उनकी जड़ें मुसला नहीं होती हैं, उनकी क्या होती हैं? रेशेदार होती हैं। रेशेदार को हम लोग झकड़ा के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका गलत होता है। तो यहाँ पे केवल एक ही स्टेटमेंट सही है, और यहाँ पे किस प्रकार से दूसरा स्टेटमेंट गलत है उसको मैंने आपको बताया। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है। तो आपने पता है कि गाजर क्या है? जड़ है। मूली भी जड़ है, और सलजम भी जड़ है, और आलू क्या है? तो यह एक तना है। तो आपका सही ऑप्शन होता है सी, क्योंकि आलू एक तना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पे है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जो आवश्यक है वह है आपका क्लोरोफिल, जो कि बिल्कुल आपका सही है। दूसरा आपका है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान होता है। और तीसरा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान लेते नहीं है, छोड़ते हैं। तो ये इनके लिए आवश्यक नहीं है। जल भी आवश्यक है और प्रकाश भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप देख पाएंगे कि 1, 2, 4 और 5 ये जो स्टेटमेंट है ये आपके प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान आवश्यक है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। तो दोस्तों ये कक्षा 6 के जो था अध्याय 7 था। अब देखेंगे अध्याय 8, जिसमें कि आपका अध्याय 8 है शरीर में गति, और इससे कुल 6 प्रश्न हैं जो कि 7 से 12 तक हैं। तो इसको हम देखते हैं।
तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कि संधि दिया गया है और उनकी विशेषता दी गई है। तो यहाँ पर धुराग्र संधि दिया है। तो धुराग्र संधि बेसिक तौर पे गर्दन और सिर के जोड़ वाली संधि को हम कहते हैं। तो यहाँ पर ए हो जाएगा, दूसरा का ए, ये यहाँ पे मैच होता है। दूसरा है अचल संधि, जिसको हम लोग फिक्स ज्वाइंट कहते हैं। तो अचल संधि जो हमें देखने को मिलता है वह गति न करने वाली संधियाँ होती हैं, उन्हें हम लोग अचल संधि कहते हैं। तो यहाँ पे यह भी हो जाता है। उसके बाद है आपका कद्दुक खलिका संधि, जिसको कि हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहते हैं। तो कद्दुक खलिका जो संधि हमें होता है कि यह सभी दिशाओं को गति प्रदान करने वाली संधि होती है। तो आपका यह सी हो जाता है। और अगला है आपका हिंज संधि। तो हिंज संधि जो होता है वह एक दिशा में गति करने वाली संधि होती है। तो यहाँ पर आपका यह हिंज संधि हो जाता है। तो बेसिक तौर पर यह आपका सही मैच हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आपका कि, और इसमें भी पूछा क्या है, कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कह रहा है कि संकुचन की अवस्था में पेशियाँ छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती हैं, यह अस्थि को खींचती हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। अक्सर करके आपने देखा होगा कि ठंडी के समय में संकुचन की अवस्था में पेशियाँ क्या होती है, छोटी, कठोर और मोटी हो जाती हैं और यह अस्थियों को खींचती हैं, जिसके कारण पेन होता है। और दूसरा कह रहा है कि पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने को अस्थि गति कहते हैं। तो ये आपका गलत है। तो इस प्रकार से आपका केवल पहला वाला ऑप्शन सही होता है। अब सेकंड वाला ऑप्शन किस प्रकार से गलत है उसको हम लोग बेसिक तौर पे देखते हैं। तो आपको पता है किसी भी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियां को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है, और जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थियों को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशियां सिकुड़ जाती हैं और अस्थि को अपने पूर्व स्थिति में खींचती हैं, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार से सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि केचुए की शरीर की रचना व उपयोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ कहा गया है कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कह रहा है कि केचुए का मेरुदंड लंबा तथा शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट गलत है। तो आपका जो पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला ही सही नहीं है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर। तो केचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तारण एवं संकुचन से होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने देखा होगा केचुआ किस प्रकार से चलते हैं। अगला है कि शरीर की अधः सतह पर सूक यानी कि बाल जैसी आकृति केचुए को भूमि में पकड़ बनाने में सहायक होता है। तो ये भी आपका सही है। और अगला कह रहा है केचुए मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। तो ये भी आपका सही होता है। तो यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं था। अब यहाँ पे जानते हैं कि केचुए के शरीर में अस्थियाँ नहीं होती है, परंतु इनमें पेशियाँ होती हैं, और ये पेशियाँ इनके शरीर को घटने यानी कि संकुचन और बढ़ने यानी कि विस्तारण में सहायता प्रदान करती हैं। पेशियों के संकुचन और विस्तारण की प्रक्रिया से ही केचुए क्या करते हैं, गति करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ए वाला गलत था, बाकी सारे सही है। अब जानते हैं कि केचुए के शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख मिट्टियों में उनके पकड़ बनाने में मजबूती प्रदान करते हैं, और इनके शरीर के कुछ चिकने पदार्थ होते हैं और ये इनके निचले हिस्से में बेसिक तौर पे पाए जाते हैं, जो इनके चलने में सहायक होते हैं। और जैसा कि आपने पता है कि केचुए अपने रास्ते में आने वाली मिट्टियों को खाते हैं, उनका शरीर के अपचय पदार्थ को बाहर निकाल जाता है, और जिसके कारण मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ हो जाती है, और वह पौधों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। अगला कह रहा है कि केचुए के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पूछा है कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे केचुए नासिका ग्रंथियों के द्वारा श्वसन करते हैं। तो ये आपका गलत है। दूसरा कह रहा है केचुए त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं। तो यह बिल्कुल आपका सही है कि केचुए त्वचा के द्वारा ही क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। तो इस प्रकार से बी वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ पे कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सही है। तो पहला कह रहा है आपका कि घोंघे का कवच इसके बाय कंकाल कहलाता है, परंतु यह अस्थियों का नहीं बना होता है। तो यह बिल्कुल सही है आपका कि घोंघे का कवच ही उसका बाय कंकाल होता है, लेकिन यह अस्थियों का नहीं बना होता है। और दूसरा कह रहा है कि घोंघे के पेशीपात चलने में उसको सहायता प्रदान करते हैं। तो यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि यह कवच घोंघे के वजन को संतुलित करता है और इससे भी उसे चलने में सहायता मिलती है। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो इस प्रकार से ए वाला ऑप्शन सही होता है। अब इसके एक्सप्लेन में बेसिक तौर पे हम जानते हैं कि घोंघे का जो कवच होता है वही क्या कहलाता है, बाय कंकाल कहलाता है। और जैसा आपने पता है कि वह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है
और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता प्रदान नहीं करता है, यह घोंघे के साथ खींचा जाता है। अतः जैसा कि मैंने बताया कि तीसरा वाला स्टेटमेंट इस प्रकार से गलत है। तो आपने बताया कि यहाँ पे बेसिक तौर पे क्या होता है, आपका एकल यानी कि सिंगल यूनिट होता है। तो बेसिक तौर पे यह सिंगल यूनिट होता है, जिसके कारण यह चलने में उसको सहायता प्रदान नहीं करता है। अगला आपका फॉलोइंग द मैच है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो यहाँ पे दिया गया है तिलचट्टा। तो तिलचट्टा बेसिक तौर पे जो होता है, तो इसके शरीर जो होते हैं बेसिक तौर पे तिलचट्टा के जो शरीर होते हैं बाय कठोर, मतलब कि इसके शरीर बाय कंकाल द्वारा ढका होता है, कठोर बाय कंकाल द्वारा। तो यहाँ पे तिलचट्टा का ए सही होता है। और यहाँ पे दिया गया है पक्षी। तो अगर पक्षियों की बात करें तो इनके अस्थियों में क्या होते हैं, वायु प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे भी हो जाता है। तीसरा है मछली। तो मछलियों की अगर बात करें तो मछलियाँ जो होती हैं इनका शरीर धारा रेखीय होता है। तो यहाँ पर आपका सी हो जाता है। और सर्प की अगर बात करें तो इनके शरीर में अनेक वलय यानी कि लूप में क्या होता है, इनका शरीर मुड़ा होता है। तो इस प्रकार से ये आपका डी हो जाता है। तो ये आपका सही मैच होता है। तो हमने अभी देखा कक्षा 6 के 8वें अध्याय को। अब देखेंगे विज्ञान के कक्षा 6 के 9वें अध्याय को, जो कि सजीव एवं उनके परिवेश से है। और इससे में कुल आपके 9 प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो यहाँ पे जो प्रश्न है कि पौधों और जीवों में अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे कह रहा है कि कथन कौन सा सही है, इसको हमें जानना है। तो पहला कह रहा है कि पौधे और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक आवास विशेष क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है, अनुकूलन का यह एक सही डिफिनीशन आता है। दूसरा कह रहा है कि मैदानी क्षेत्र में एक व्यक्ति को ऊंचे पहाड़ी क्षेत्र में तीव्र गति से सांस लेना पड़ता है, परंतु थोड़े दिनों बाद वह सहज हो जाता है। यह अनुकूलन का सटीक उदाहरण है। तो इसे हम अनुकूलन नहीं कहते हैं। तो इस प्रकार से केवल एक वाला ऑप्शन आपका सही होता है। अब यहाँ पे जानते हैं कि जैसा कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्र में जाने के बाद सहज होने में उन्हें कुछ समय लगते हैं, परंतु यह परिवर्तन अल्प अवधि से संबंधित है। अल्प अवधि में किसी एक जीव के शरीर में होने वाले छोटे छोटे जो परिवर्तन हैं उन्हें हम लोग पर अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, उसे हम लोग पर अनुकूलन कहते हैं या परानुकूलन कहते हैं। और यह परिवर्तन 1000 वर्षों में हुए अनुकूलन से क्या है, भिन्न है। तो जो अनुकूलन है वह क्या होता है, लगभग 1000 वर्षों में होता है। और पर अनुकूलन जो है वह कुछ ही दिनों में हो जाता है। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट है वह अनुकूलन का सही डिफिनीशन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि किसी सजीव का परिवेश जिसमें वह रहता है आवास कहलाता है और आवास में विभिन्न घटक उपस्थित होते हैं। इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है कि पहला कह रहा है कि किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जिसमें कि पेड़ पौधे जंतु शामिल होते हैं उसे जैव घटक कहते हैं। यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा कह रहा है चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास में अजैव घटक हैं। यह भी आपका बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश एवं उष्मा जैसी ऊर्जा घटक इन दोनों घटकों में सम्मिलित नहीं है। तो ये आपका गलत है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश और उष्मा जो है यह बेसिक तौर पे ऊर्जा घटक या इसको आप लोग अजैव घटक में शामिल कर सकते हैं। तो यह भी आपका इसमें शामिल होता है। तो इस प्रकार से आपका ए वाला ऑप्शन सही होता है कि 1 और 2 सही हैं और तीसरा आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है कि ऊंट मरुस्थलीय परिस्थितियों के लिए अनुकूलित होता है, उनके अनुकूलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है कि उसके पैर लंबे, यहाँ पे भी आपका पूछा गया है कि कौन सा कथन सही है। तो इसको बेसिक तौर पे मैं बार बार यहाँ पे कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे नीचे वाले कई बार दे देता है कि कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाते हो। तो यहाँ पे आपसे ये कह रहा है कि उसके पैर यानी कि ऊँट के पैर लंबे होते हैं जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। तो यह बिल्कुल आपका सही है। दूसरा है कि उसमें मूत्र उत्सर्जन की मात्रा बहुत कम होती है तथा मल क्या होता है उनका बेसिक तौर पे शुष्क होता है। तो यह भी आपका सही है। और तीसरा कह रहा है कि उसको पसीना नहीं आता है। तो यह भी आपका सही है। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट ऊँट के मरुस्थलीय परिस्थिति के बारे में सही हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पे मछली है, स्क्विड्स है और ऑक्टोपस है। और इसमें दिया है कि उपयुक्त में से किसका या किनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता है। तो धारा रेखीय नहीं होता है किनका, तो आपने पता है कि मछली का जो शरीर होता है वह क्या होता है, धारा रेखीय होता है। परंतु स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वह धारा रेखीय नहीं होता है। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है सी कि स्क्विड और ऑक्टोपस का जो शरीर होता है वह बेसिक तौर पर धारा रेखीय नहीं होता है।
अगर हम बात करें तो स्क्विड और ऑक्टोपस जैसे समुद्री जंतु का शरीर आमतौर पर धारारेखी नहीं होता है। यह बेसिक तौर पर समुद्र में पाए जाते हैं और जब यह जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय बना लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनमें धारारेखीय पाया नहीं जाता है, लेकिन जब यह समुद्र में जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारारेखीय क्या करते हैं, बना लेते हैं। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें दिया गया है ऑक्टोपस, व्हेल और डॉल्फिन, और इसमें पूछा गया उपयुक्त में से किसमें श्वसन के लिए गिल यानी कि क्लोम नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका जो है कि आपने पता है कि ऑक्टोपस में आपका गिल पाए जाते हैं, परंतु व्हेल और डॉल्फिन में यह गिल नहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग क्लोम कहते हैं, यह नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से सी वाला ऑप्शन सही होता है कि दूसरा और तीसरा, यानी कि व्हेल और डॉल्फिन में गिल नहीं पाए जाते हैं। जैसा कि आपने पता है कि ऑक्टोपस जल में श्वसन के लिए बेसिक तौर पे क्लोन का उपयोग करते हैं, उनमें पाए जाते हैं। गिल जो होता है स्क्विड और मछलियों में भी होते हैं, परंतु डॉल्फिन और व्हेल जैसे जंतुओं में गिल नहीं होते हैं। यह बेसिक तौर पे शरीर पे जो होता है, इनके शरीर के ऊपर क्या होता है, नासाद्वार होता है, यानी कि नाक होती है, और उसके द्वारा बेसिक तौर पे सांस लेते हैं। ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए भी बेसिक तौर पे जो व्हेल और डॉल्फिन है, ये लंबे समय तक बिना सांस लिए भी रह सकते हैं। वे समय समय पर समुद्री सतहों पर आकर श्वसन छिद्र से जल बाहर निकालते हैं और श्वास द्वारा, ठीक है, स्वच्छ वायु द्वारा श्वास को क्या करते हैं, वायु को अंदर ले लेते हैं। तो इनके में क्या होता है, नासाद्वार होता है इनके शरीर के ऊपर, ठीक है, तो इससे सांस लेते हैं। ऑक्टोपस हो गया, मछली हो गई, इनमें क्या पाए जाते हैं, गिल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है। तो आपने पता है कि नागफनी के जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वह तनों से होता है, ठीक है, न कि पत्तों से। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होता है बी वाला। इसके बारे में जानते हैं तो आपने पता है कि नागफनी जो है, जिसको हम लोग क्रैक्टस कहते हैं इंग्लिश में, एक मरुस्थलीय पौधा है। मरुस्थलीय पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा को निष्कासित करते हैं। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियां तो अनुपस्थित होती हैं अथवा बहुत छोटी होती है, जैसा कि आपने नागफनी में देखा होगा कि इनमें बेसिक तौर पे जो पत्तियां होती हैं नहीं होती हैं, या तो जो कुछ मरुस्थलीय पौधे जैसे कि आपने गुलाब को देखा होगा तो ये इसकी पत्तियां क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों में जो होती हैं पत्तियां जो होती हैं वो उनमें कांटे लगे होते हैं, जैसा कि आपने नागफनी में देखा होगा। इससे पत्तियों में होने वाले वाष्पोत्सर्जन की मतलब कि जो दर होती है वो क्या होती है, कम होती जाती है। नागफनी में पत्तियों जैसी संरचना वास्तव में इनका तना होता है और इसके प्रकाश संश्लेषण के सामान्य तने से ही होता है। इनका जो प्रकाश संश्लेषण होता है उनके तने से होता है। तना एक मोटी मोम की परत से ढका होता है जिससे कि पौधों को जल संचय में सहायता मिल सके। अधिकतर मरुस्थलीय जो पौधे हैं, जड़ें जो होता है कि अधिकतर मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं वह उनकी जड़ें क्या होती हैं, जल को अवशोषण में लाए गए मिट्टियों की बहुत गहराई तक जाती हैं। तो जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह मतलब कि ज़मीन के काफ़ी अंदर गहराई तक जाती हैं और वहाँ तक जाती हैं जहाँ तक कि उनको जल प्राप्त न हो। और ज़्यादातर मरुस्थलीय पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण अपने तने से ही करते हैं और इनका जो तना होता है पत्तियों का रूपांतरण रूप होता है। अगला जो क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियां श्वसन की प्रक्रिया में वायु को अंदर लेती हैं। इस प्रक्रिया के अगले चरण में पत्तियां निम्नलिखित में से क्या करती हैं। तो आपने पता है कि इस चरण में बेसिक तौर पर पत्तियां क्या करती हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। तो आपने पता है कि प्रकाश संश्लेषण दिन के समय में होता है और जैसे ही रात होता है, सूर्यास्त होता है, तो पौधे भी क्या करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि क्या पौधे श्वसन की क्रिया करते हैं तो हाँ करते हैं, लेकिन यह श्वसन की क्रिया कब करते हैं, रात में। और रात के समय में क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। और जब आपका फोटोसिंथेसिस करते हैं तो इस दौरान क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और फोटोसिंथेसिस कब होता है, तो दिन के समय में। तो यहाँ पे वही चीज़ें हैं कि ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड वायु में निष्कासित करते हैं। और यह प्रक्रिया कब होती है, तो बेसिक तौर पे आपका श्वसन क्रिया के दौरान होता है। तो मैंने आपको टोटल यहाँ पे समझा दिया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन में श्वसन प्रक्रिया संपन्न होती है। पहला है पौधे, जीव और बीज, और आगे दिया है कि उपयुक्त में से कूट को चुनिए। तो आपने पता है कि पौधे भी श्वसन क्रिया करते हैं, जीव भी करते हैं और बीज भी करते हैं। तो इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है कि सभी के सभी क्या करते हैं, श्वसन प्रक्रिया करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है उत्सर्जन, दूसरा है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और तीसरा है प्रजनन। आगे करें उपयुक्त में से कौन से सजीव यानी कि जंतु और पौधों के लक्षण सम्मिलित हैं।
तो यहाँ पर जो आपका है कि आप उत्सर्जन देखते होंगे, पेड़ पौधे भी अपने पत्तों को गिराते हैं तो उसे भी हम क्या करते हैं, उत्सर्जन। और जो जीव जंतु होते हैं मलमूत्र के रूप में चीज़ों क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। उद्दीपन की प्रति अनुक्रिया, तो मनुष्य तो उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करता ही है। और आपने छुई मुई नाम के पौधे के बारे में जानते होंगे कि उनको जैसे ही टच करते हैं तो क्या होती है, सिकुड़ जाती हैं। तो उद्दीपन की प्रक्रिया उनमें भी होती है। और प्रजनन पौधों में भी होता है और जंतुओं में होता है। इस प्रकार से डी वाला ऑप्शन सही होता है कि यह तीनों के तीनों लक्षण हमें जंतुओं और पौधों दोनों में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों कक्षा 6 के यह विज्ञान का दूसरा पार्ट रहा। अब हम लोग तीसरा पार्ट लेकर आएंगे और इसी प्रकार से कक्षा 12 तक के हर एक पार्ट को, विज्ञान के भी पार्ट को हम लोग अच्छे से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर को लेकर आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।